जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का एग्जाम नज़दीक आ गया है क्योंकि 2 चरण में एग्जाम इसका होना है। एक 18 तारीख को और एक 21 तारीख को एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो हम लोग पीवाईक्यू कर लेते हैं, यानी अभी तक जितने भी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक मतलब नंबरिंग से हम लोग कर लेते हैं। तो पहला हम लोग इतिहास वाला कर लेते हैं। इतिहास में अभी तक जितने भी बिहार दरोगा में सवाल पूछे गए हैं सबको हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? ठीक है, अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? पहला ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन आपका है 11वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ मिट गया था, कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। तो 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी तथा 17वीं शताब्दी। तो देखिए अलबरूनी जो आया था वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था तथा किताबुल हिंद एक पुस्तक है जिसकी रचना अलबरूनी के द्वारा किया गया था और वो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था, यानी 10 कुछ ईस्वी में और मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। ठीक है, दूसरा सवाल है कि बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार का नेतृत्व किया था? यानी बिहार के किस महिला के द्वारा विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने का फैसला किया गया था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, श्रीमती हसन इमाम और डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती हसन इमाम। ठीक है, यानी श्रीमती हसन इमाम तथा सरला देवी, इनके द्वारा बिहार में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हसन इमाम। ठीक है, अगला सवाल है रेहला। रेहला किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है अलबरूनी, इब्न बतूता, फारूकी तथा उत्बी। रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाला था तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में और मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी के पद पर नियुक्त किया था और यहीं पर उसने एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है रेहला। तो ये भी सवाल बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था, यानी सिवनेर दुर्ग में हुआ था। रायगढ़ है, सिंहगढ़ है, प्रतापगढ़ है और एक है सिवनेर। तो सिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे आते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा को हम लोग राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। ये साउथ के यानी दक्षिण भारत से संबंधित है। ये 1565 ईस्वी में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है सिद्धू, बी है कान्हू, सी है बिरसा मुंडा तथा डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू यानी सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे। तो इन्हीं के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के द्वारा, जिसमें से 2 नाम दिया हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, लकड़ी यानी हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां किसकी बनी हुई होती थी? यानी जो हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति मिली है वो किसकी बनी होती थी? लकड़ी से, सेलखड़ी से, संगमरमर से तथा कांसे से। तो आप लोग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हम अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है तो आप लोग ध्यान रख दीजिए। अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका आंसर 1 सेकंड से कम में भी बना दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सेलखड़ी से बनती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मूर्तियां बनती थी उसमें वो सेलखड़ी नामक यानी टेराकोटा होता था, उसको सेलखड़ी बोलते हैं। उसी से हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी मूर्तियां अभी तक मिली है वो सेलखड़ी की ही मिली है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बीजक। बीजक निम्न में से किस भक्ति संत की रचनाओं का सबसे प्रसिद्ध संकलन है? बीजक निम्न में से किस भक्ति संत का सबसे प्रसिद्ध मतलब संकलन है? तो बीजक जो है ये कबीर दास का है। यानी बीजक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो बीजक का रचना कबीर दास के द्वारा किया गया था। और ऑप्शन में तुलसीदास है, रामानंद है, सूरदास है, ये सब भी है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कबीरदास। यानी बीजक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो कबीरदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो बनारस में रहा करते थे।
अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिए थे? तो इसका ऑप्शन ए है अंग्रेजों के दबाव में, बी है चोरा चोरी कांड के कारण, सी है कांग्रेस के विरोध के कारण, तथा डी है आंदोलन असफल होने के कारण। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि गांधी जी जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, बहुत सारे नेता गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं और बहुत सारे कांग्रेस के नेता गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं। और इसका कारण यही है, बी नंबर है, यानी चोरा चोरी कांड के कारण। यानी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है तथा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी नामक स्थान पर लगभग 20 पुलिसकर्मी तथा एक थानेदार को जिंदा जला दिया जाता है, जिससे अंग्रेजी सेना पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है। इस पर गांधी जी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिससे बहुत सारे नेता गांधी जी से भी नाराज हो जाते हैं। नेहरू जी भी गांधी जी से नाराज हो जाते हैं इस फैसले से। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए थे? तो चोरा चोरी कांड के कारण। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि चोरा चोरी कांड आखिर किस लिए हुआ था, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 2 दिन पहले हम लोग पढ़े हैं। आर्य सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। टोटल वेद कितने हैं? टोटल वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम अथर्ववेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे और बाद में ये जैन धर्म को अपना लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो अमेरिका में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसमें से कौन भाग लिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद। यानी विवेकानंद उसमें भाग लिए थे और 2 मिनट उनको बोलने का समय दिया था और वो 2 मिनट में इतने अच्छे तरीके से बोले कि वहां कहा जाता है कि 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से वो पूरा का पूरा हॉल गूंज उठा था। ठीक है, नेक्स्ट, 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? 1913 ईस्वी में पटना का जो राजभवन है उसका आधारशिला किस वायसराय के द्वारा रखा गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, क्योंकि उस समय लॉर्ड हार्डिंग का ही शासनकाल था। चेम्सफोर्ड तो 1919 जलियांवाला बाग से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक रहा है तथा लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो ये वहां से संबंधित है। उस समय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा किला जो है राजस्थान में नहीं है? पहला है रोहतासगढ़, दूसरा है सोनारगढ़, तीसरा है चित्तौड़गढ़ तथा चौथा है लोहागढ़। तो इसका देखिए, लोहागढ़ राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ भी राजस्थान में है, सोनारगढ़ भी राजस्थान है तथा रोहतासगढ़ ये राजस्थान में नहीं है, ये हमारा बिहार में है, अपना बिहार में है। और बिहार के रोहतास जिला में है, मतलब ये रोहतासगढ़ का किला ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद तथा राजा राम मोहन राय। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। इनको आधुनिक पुरुष भी माना जाता है तथा सती प्रथा के जनक इन्हीं को माना जाता है, यानी इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा भारत में समाप्त हुआ था 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी, सही है ये। नाना साहब ये कानपुर से लड़े थे, ये भी सही है। वीर कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, ये भी सही है। लियाकत अली कहाँ से लड़े थे? ये इलाहाबाद से लड़े थे, ना कि दिल्ली से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो लियाकत अली कहाँ से लड़े थे? तो ये इलाहाबाद से लड़े थे। तो इसका ये आंसर ये सुमेलित, ये सी नंबर सुमेलित क्या है? ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सुमेलित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? यानी बुद्ध का जो शिक्षा, माने बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह था उसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक,
अवेस्ता आगम गीता, तो इसको त्रिपिटक बोला जाता है। यानी त्रिपिटक में बुद्ध के शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। आगम जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, गीता तो हिंदू धर्म का है, जिंद अवेस्ता भी वो अलग दूसरे धर्म का है, ठीक है। तो बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो ये त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और संभावना बनती है कि इस बार भी ये सवाल आ जाए, ठीक है। सिर्फ संभावना बनती है, हो सकता है नहीं भी है, लेकिन ज्यादा संभावना बनती है कि ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में रहते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है? पहला ऑप्शन है हेनरी विलियम डेरेजियो, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सिर्फ एक ही लड़का था, और इस अपने एक लड़के को एक विधवा लड़की से ये शादी किए थे, और समाज में ये दिखाए थे कि विधवाओं को भी समाज में इज्जत से रहने दिया जाए। तो अपने बेटे की शादी एक विधवा औरत से की, यानी स्त्री से किए थे। कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। नेक्स्ट, यंग इटली, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ दिया है। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे, ठीक है। मेजनी इटली का ही रहने वाला था, तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी के द्वारा ही किया गया था। गैरीबोल्डी है, कार्ल मार्क्स है, तथा ये नेपोलियन है, लेकिन आंसर होगा मेजनी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो हरियाणा में स्थित है? पहला है रोपड़, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा। इसको ऑप्शन को पहले छांटिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मैंने 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ाया था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है, तथा राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, ठीक है। अगला सवाल, राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्न में से कौन थे? राजा जनक के दरबार से जुड़े इनमें से कौन से ऋषि थे? पहला है पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। दूसरा है वाल्मीकि, तीसरे हैं विश्वामित्र, तथा चौथे हैं याज्ञवल्क्य। इसका सही आंसर यही होगा, याज्ञवल्क्य, ठीक है। हम लोग गार्गी पढ़े हैं, इनमें और गार्गी में संवाद होता है जिसमें से ये हार जाते हैं, ठीक है। तो गार्गी कौन थी? तो ये ऋग्वेदिक कालीन ये विदुषी थी, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि थे। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन कब हुआ था? यानी मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। यानी मुंगेर में 1922 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा अजात शत्रु किस वंश के थे? यानी राजा अजात शत्रु किस वंश के थे, ठीक है। तो ऑप्शन है शिशुनाग, मौर्य, गुप्त तथा हर्यक। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक। यानी अजात शत्रु हर्यक वंश का था, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार थे, तथा बिंबिसार के पुत्र ही अजात शत्रु हुआ। अजात शत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है, क्योंकि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर, मगध की गद्दी पर वो बैठा था। ऐसे उसका एक और नाम कुनिक भी मिलता है अजात शत्रु का, ठीक है। तो हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जलाशय का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का साक्ष्य मिला है? लोथल, अजंता, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, यानी लोथल से जलाशय का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? यानी राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? अशोक, महाकश्यप, आनंद तथा उपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप। यानी महाकश्यप के नेतृत्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ऐसे 4 बौद्ध संगीति टोटल हुए हैं, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, तथा चौथा कनिष्क के शासनकाल में। और पहला बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, तथा चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को हुआ था। इसमें शिवाजी और जय सिंह के बीच 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी,
चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए है अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा बाबर। तो ये जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आया था सर टॉमस रो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चचनामा। चचनामा सिंध का इतिहास है, इसमें लिखा गया है, यानी ये किस भाषा में लिखा गया है, ये सवाल पूछना चाहता है। ठीक है, कि चचनामा है, चचनामा पुस्तक है जो सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, वो किस भाषा में लिखा गया है। तो फारसी में, अरबी में, संस्कृत में तथा हिंदी में। तो ये अरबी में लिखा गया है। तो चचनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अरबी में लिखा गया है चचनामा। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा सही सुमेलित है। इसको हम लोग को सही सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है और एक तरफ जीवनी है उनकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अकबर लेखक है। तबकात अकबरी ये अकबर के द्वारा लिखित नहीं है। शेरशाह, तारीख है शेरशाही, इन्हीं के शेरशाह के बारे में ही लिखी गई है, लेकिन ये शेरशाह के द्वारा लिखा गया नहीं है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, ना कि हुमायूं के द्वारा। अगला है तुजुके ए बाबरी। तो तुजुके ए बाबरी ये बाबर, हाँ तो ये सही है, यानी तुजुके ए बाबरी ये बाबर के द्वारा लिखा गया, यानी बाबर का ये आत्मकथा है। मुगल सम्राट में दो ही ऐसे मुगल शासक हुए हैं जिन्होंने अपने आत्मकथा लिखे हैं, एक बाबर और एक जहांगीर, जिसका नाम है तुजुके ए जहांगीरी। तो दो ही मुगल शासक अपनी आत्मकथा को लिखे हैं, बाकी कोई अपनी आत्मकथा मुगल शासक में नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर बाबर हो जाएगा, बाकी ये तीनों मैच नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल है पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्रांकन के लिए कौन सा मुगल चित्रकार जहांगीर के समय विख्यात था। यानी कौन सा मुगल चित्रकार था जो पशु पक्षी तथा पुष्पों का बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी का वो चित्रांकन करता था। ऑप्शन है विचित्र, अबुल सम्मद, मंसूर, मिरिकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर एक ऐसा चित्रकार था जो पशु पक्षी पुष्प जो भी चीज वो देख लेता था उसको टू कॉपी यानी जैसे देखा वैसे ही उसको वो बना देता था। वो बहुत ही बड़ा चित्रकार था ये। क्या नाम था उसका, तो मंसूर। नेक्स्ट, इनमें से कौन नेता नरमपंथी नहीं था, यानी वो गर्मपंथी होगा। तो कौन सा नेता इनमें नरमपंथी नहीं था। बीजे तिलक गर्मपंथी थे, नरमपंथी नहीं थे। दादा भाई नेरोजी नरमपंथी थे, बाकी लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे ये गर्मपंथी थे। तो नरमपंथी कौन हुए, तो दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कैसे थे, तो ये नरमपंथी दल के नेता थे। ठीक है, यानी नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है, यानी आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है। विद्यासागर, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल नरम दल से कब अलग हुए थे। ठीक है, यानी गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो गरम दल और नरम दल का विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। विभाजन कब हुआ था गरम दल और नरम दल का, तो 1907 में विभाजन हुआ था। अगला सवाल है 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला है इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा गया है, यानी वृद्ध ही बोलते हैं इसको। महान वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा गया है, तो दादा भाई नेरोजी को कहा गया है। महान वृद्ध पुरुष किसको कहा गया है, तो दादा भाई नेरोजी को कहा गया है। अगला सवाल है अगस्त 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था। अगस्त 1942 ईस्वी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो मीटिंग हुआ था उसमें बैठक में कौन से प्रस्ताव को पारित किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार से असहयोग, पूर्ण स्वतंत्रता तथा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर ये है। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन को मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की बिगुल फूकी गई थी तथा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा यही इसी में दिया गया था। ठीक है, इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही।
अगला है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। बाद में ही चलकर कांग्रेस में विलय हो गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, यानी मिल गया था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसा हर बार पूछता है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे मनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू भी वहां पर थे। नेक्स्ट, 1942 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था? 42 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव किया गया था? तो हम लोग ऊपर ही देखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बंबई अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था? तो बंबई अधिवेशन में। अगला है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, ध्यान रखिएगा नाम, फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये गुप्त वंश के महान राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आया था। ठीक है, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को करती है। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। तो अजंता के कथाओं में जातक कथाओं को चित्रण करती है। तो अजंता की जो चित्रकारी है, गुफा में जाइएगा तो उसमें चित्र बने हुए हैं, वो सब जातक कथाओं को इंगित करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हर्ष ने यानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। कहाँ से कहाँ ले गया था? तो थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगला है हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था तथा उसकी राजधानी राजगीर थी। राजगीर या राजगृह भी उस समय बोला जाता है। तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला कर लेते हैं। 1 मिनट, अगला देखिए, दांडी मार्च गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ शुरू किए थे? यानी गांधी जी जो दांडी मार्च शुरू किए थे उसमें कितने अनुयायी थे? तो इसमें टोटल 78 अनुयायी थे। ठीक है, यानी 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी दांडी मार्च किए थे। ठीक है, अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। अगला है शाहजहानपुरी और मानसेहरा अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? शाहजहानपुरी तथा मानसेहरा अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल दोबारा हो सकता है, ये रिपीट हो इस बार बिहार एसआई के एग्जाम में। शाहजहांपुरी तथा मानसेहरा अभिलेख किस में लिपि में लिखी हुई है? तो ये खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था, यानी ब्रिटिश अपने कब्जे में पंजाब को ले लिए थे। अगला है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था तथा 1945 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो अभी भी इनकी मृत्यु जो है अभी रहस्य बनी हुई है। ठीक है, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा, यानी वास्को डिगामा के द्वारा ही पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी, जिसके बाद तो वो लोग भारत आते हैं और वास्को डिगामा भारत आता है। भारत में कालीकट बंदरगाह पर आता है। कालीकट के राजा जमोरीन के द्वारा वास्को डिगामा को स्वागत किया जाता है तथा काली मिर्च लेकर वापस ये पुर्तगाल जाता है, जहां पर इसको पूरा खर्चा को काट कर इसको 60 गुना का फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? काला शोक किस राजवंश से संबंधित है?
मौर्य, शिशुनाग, सातवाहन, हर्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है। कालाशोक को काकवंड भी बोला गया है। ठीक है, काकवंड भी इसको बोला जाता है और ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला है, कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? लागू करने वाला नहीं, सवाल यही फंसाता है और सब बच्चे कर्नवालिस को आंसर करके आ गए थे और हमको बताए थे कि सर इसका आंसर यही होगा, लेकिन बाद में जब उनको समझाए तब पता चला कि ये वो लोग आंसर गलती कर दिए हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक यानी किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा सबसे पहले किसकी दिमाग की उपज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो थॉमस मुनरो था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे। बाकी ऑप्शन में आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये तीनों कट जाएंगे। ठीक है, नरेंद्र ये क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू यही प्रस्तावक थे। कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? यानी देशबंधु, बहुत ही आसान सवाल है। देशबंधु चित्तरंजन दास को बोला जाता है। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास। और दीनबंधु तो सीएफ एंडुज को बोला जाता है। दीनबंधु किसको बोला जाता है? सीएफ एंडुज। और देशबंधु तो चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था और ये कालीकट आया था। ठीक है, 1498 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसके रचनाकार किसके द्वारा किया गया है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति तो हरिसेन इसके रचनाकार है। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा था? यानी प्राचीन मगध साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। राजगीर या राजगृह भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे, अल हिलाल नामक अखबार किसने निकालना प्रारंभ किया था? अल हिलाल एक अखबार होता था, उसको सबसे पहले किसके द्वारा निकाला गया था? जफर अली खान, अली बंधु, इकबाल, अब्बुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल अखबार को पहली बार निकाला गया था। ठीक है, आगे, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। कौशल श्रावस्ती टोटल 16 महाजनपद थी। तो 16 महाजनपद की राजधानी, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैंने बिहार स्पेशल में मैंने इसके बारे में करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था? यानी जगदीशपुर कहने का मतलब है आरा से, आरा कहने का मतलब है बिहार से। तो बिहार से नेतृत्व यानी वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कुंवर सिंह इसका सही आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? दूसरा विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र में से कौन सा एक देश शामिल नहीं था? कौन सा एक शामिल नहीं था? जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? 1809 ईस्वी के फारसी में एक लिखा गया था पुस्तक जिसका नाम है गिफ्ट मोनोथिस्ट। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये लिखा गया था। अगला है, पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? ना जाने कितने बार ये एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये, इसको ध्यान रखिएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बीजी तिलक है, सरोजनी नायडू है, राजेंद्र प्रसाद है। 4 ऑप्शन है लेकिन इसका सही आंसर ए होगा, महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो बंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, सचिंद्र सन्याल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा किया गया था। सॉरी, यानी नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था।
ठीक है, आगे चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब मुगल शासक था, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, यानी 4 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसने लगभग 49 साल शासन किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे। धर्म चक्र परिवर्तन ये सारनाथ में ही आरंभ किया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किए थे? तो सारनाथ में किए थे। आगे, बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिहार दरोगा में ये पूछा गया है और संभावना बनती है कि दोबारा ये रिपीट भी हो जाए, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा, भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? तो ये 1930 ईस्वी में किए थे। अंबेडकर साहब कब किए थे? तो 30 में किए थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में हुई थी। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? फिर रिपीट हो गया सवाल ये। देखिए, यही तो है खासियत है प्रीवियस ईयर सवाल को हल करने का, यही खासियत है कि बहुत बार रिपीट होता है। इससे पहले ही हम लोग पढ़े हैं इब्न बतूता किसके दरबार में रहता था, ठीक है। तो इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो किस सदी में आया था? यानी 1333 में आया था। तो 1333 के बाद यानी 14वीं सदी में भारत आया था। ये किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में आया था ये? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है। और कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? तो इसका नाम था रेहला। रेहला नामक पुस्तक इसने लिखा था, ठीक है। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। रिपीट हो गया ना, तो ऐसे ही सवाल दोबारा रिपीटेड होते रहता है, ठीक है। आगे, सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? सुंग वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया? यानी मौर्य वंश के बाद सुंग वंश किया। मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति के द्वारा यानी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। और जैसे ही सुंग वंश खत्म होता है तो इसके बाद कर्ण वंश का शासन होता है। देवभूति यानी इसके संस्थापक कौन थे कर्ण वंश के? तो देवभूति थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1916 का, ठीक है। अभी तो हम लोग प्रीलिम्स देख रहे हैं, अगर मेंस के व्यू से देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं और बने भी हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ये भी रिपीट हो गया, नरम दल और गरम दल वाला, ठीक है। तो विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो देख रहे हैं बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं और मैं जान के इसको लिखा हूँ, कैसे पता चलेगा आप लोगों को बहुत सारे सवाल को एक साल मतलब गैपिंग करके बिहार जो प्रीवियस ईयर यानी PYQ जो कर लिया, समझिएगा कि ये अच्छे से अगर कर लेने के बाद लगभग 40 से 50% सवाल डायरेक्ट टकरा जाते हैं, ठीक है। चलिए, दी सोशल कंट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये रूसो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सोशल कंट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो रूसो है। अगले हैं दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये लोग नहीं, कौन है? रूसो। रूसो के द्वारा सोशल कंट्रैक्ट की रचना की गई है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? हम इसको जब आधुनिक भारत हम पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा किए थे। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय था क्योंकि मीर कासिम यहाँ से जाता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के जो शाह आलम द्वितीय रहते हैं, त्रिगुट का निर्माण होता है और बक्सर के युद्ध में त्रिगुट और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस त्रिगुट की हार होती है और बक्सर की लड़ाई के बाद पूरी तरीके से अंग्रेज भारत में कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए ये भी रिपीट हो गया, इससे पहले हम इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गांधी जी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो आधुनिक पुरुष किसे माना गया है? तो राजा राम मोहन राय को माना गया है। नेक्स्ट है डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? बहुत ही ये उलझा हुआ सवाल है क्योंकि बहुत सारे 99% बच्चे जाएंगे और पहला आंसर दिखाई देगा यहाँ क्या है? बिंदुसार दिखाई देगा, तो बिंदुसार पर टिक करके चले आएंगे लोग। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, डेमिट्रियस, डाइमेकस नहीं। डाइमेकस आया था बिंदुसार के समय, लेकिन डेमिट्रियस जो आया था ये सालिसुका के समय आया था, ठीक है। सालिसुका के समकालीन था, ये आया नहीं था, समकालीन था।
डेमेट्रियस किसके समकालीन था? तो सालिशुका के समकालीन था, ना कि बिंदुसार। बिंदुसार के समय डायमेकस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था का अधिकारी कौन था? यानी मुगल शासन काल के पूरे वित्त व्यवस्था का जानकारी, वित्त व्यवस्था का अधिकारी कौन था? दीवान, राजस्व अधिकारी, जमींदार, अमल गुजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने हो जाएगा। दीवान था, पूरा वित्त विभाग का यही अधिकारी था। कौन था? दीवान। एक सेकेंड, ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एमसी खान, बीसी दत्त, अरुणा असफ अली तथा मोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमसी खान के द्वारा 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला है संगम साहित्य में मुवेनदार। संगम साहित्य में मुवेनदार में कौन तीन राज्यों का वर्णन है? मुवेनदार एक पुस्तक है जिसमें से कौन से तीन राज्य का वर्णन है? चोर चेल पांड, चोर चेल कुषाण, चोर चेल सातवाहन, चोल कुषाण तथा सातवाहन। इसमें वर्णन है चोर चेल तथा पांड्य का वर्णन है मुवेनदार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोर चेल और पांड्य का। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया, बीबी गिरी, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर। इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, सप्त क्रांति की अवधारणा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? यानी प्रथम जो अफीम युद्ध था उसको समापन करने वाली संधि कौन थी? नानकिंग, पिकिंग, टिएटसिन, तियाजिंग। तो इसका सही आंसर है नानकिंग। 1842 ईस्वी का है ये। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? तो नानकिंग थी। ठीक है, यूटोपिया के लेखक कौन था? ध्यान रखिएगा, यूटोपिया इसके लेखक कौन थे? थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो, इरेस्मस। तो इसके लेखक कौन थे? थॉमस मोर। तो यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर थे। ठीक है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप ये किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? यानी किस नाम से कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो यहाँ से एग्जामिनर जो है थोड़ा फंसाने वाला यहाँ पर ऑप्शन डाला है, देखिएगा। पहला है सीढ़ी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, कुतुब दरवाजा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आंख बंद करके कुतुब से, कुतुबुद्दीन ऐबक से है तो यानी कुतुब मीनार है तो कुतुब से है तो वो लोग टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है अलाई दरवाजा। ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में जाइएगा तो वहां पर अलाई दरवाजा का भी निर्माण हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आधा पर जैसे ही बनवाया उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो अगले शासक बनते हैं इल्तुतमिश कुतुब मीनार को क्या करता है? पूर्ण करवा देता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक भी था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? तो बहुत ही इजी सवाल है। इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, पुणे, सतारा, कोंकण। तो उनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगेकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन था? विजयालय, राजराज प्रथम, कोलोतुंग, राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। यानी गंगेकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, अगला है तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तोता ए हिंद नाम से तोता ए हिंद अमीर खुसरो का उपनाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, फिर यहाँ पर फंसाने वाला दिया है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पटियाला, पटियाली, पाटनपुर। अब देखिए पटियाला पटियाली क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाली। ध्यान रखिएगा, पटियाला पैक नहीं, पटियाली। पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किस शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो बहुत ही दानी व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का ये गुलाम भी था। ठीक है,
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। तो हम लोग देख लिए प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री से लगभग 90-92 सवाल हम लोग देख लिए। इसको आप लोग बार बार रिविजन कीजिएगा। जितना मैंने ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा किया है, तो वहां से सवाल हो सकता है कि यहीं से बनेगा सवाल। ठीक है, और आगे हम लोग भूगोल और ये पॉलिटी के लिए भी हम लोग अगला क्लास हो सकता है कि पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में पहले पूछा हुआ है उसको हम शुरू करें। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, आज यहीं तक, धन्यवाद।